जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। और पहली अपडेट बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है और आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई AK-203 राइफल में भारत को कब 100% जो इंडिजनाइजेशन है यानी कि स्वदेशीकरण है वो हासिल हो पाएगा। और यही एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आखिरकार भारत ने 100% भारतीय AK-203 तैयार कर ली है। इसका प्रोटोटाइप भी तैयार हो गया है, बाकायदा इसका टेस्ट चल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर स्पेशली इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने वीडियो शेयर करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में बनी AK-203 राइफल तैयार हो चुकी है, जिसका हर कंपोनेंट और हर इनपुट मटेरियल भारतीय इंडस्ट्री से लिया गया है। यानी कि दोस्तों, ये सिर्फ कुछ पार्ट्स को भारत में बनाने की लोकलाइजेशन नहीं है, बल्कि कंपनी कह रही है कि ये एंड टू एंड जेन्युइन स्वदेशीकरण है। पहली स्वदेशी AK-203 को बर्स्ट फायरिंग समेत फायरिंग टेस्ट से गुजारा गया और शुरुआती नतीजे तो जबरदस्त निकले। बताया जा रहा है कि अब इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड सितंबर 2026 में इंडियन आर्मी के ट्रायल्स के लिए इस 100% स्वदेशी प्रोटोटाइप को तैयार करके सौंपने जा रही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों। कंपनी दावा कर रही है कि जल्द ही हर 100 सेकंड में एक AK-203 शेयर बनाने की प्रोडक्शन रेट की दिशा में भी वो काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही कैपेबिलिटी इनहांसमेंट और प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए इंडियन आर्मी के लिए लगभग 6 लाख AK-203 राइफल्स की डिलीवरी टाइमलाइन को करीबन 1 साल पहले लाने का लक्ष्य बताया गया। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर ये बात साफ हो जाती है कि AK-203 अब सिर्फ रशियन ओरिजिन राइफल का भारत में प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि भारत इसे लगातार और ज्यादा स्वदेशी बना रहा है। और यही है असली आत्मनिर्भर भारत। हालांकि कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे। मैंने जब ट्विटर पे इस वीडियो को डाला तो लोगों ने तरह तरह की फोटो डाल रखी थी किसी विदेशी लड़की को इंडियन साड़ी बना करके, और साथ ही कुछ लोग कह रहे हैं कि एक नॉर्मल गन है जिसको भारतीय मास्क पहनाया गया है। कोई तो ये भी लिख रहा है कि ये रशियन डिज़ाइन, रशियन मेटलर्जी और रशियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और ये लाइसेंस बिल्ट है। इसलिए दोस्तों इन बातों को साइड में रखकर हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आखिरकार भारत ने इस राइफल को 100% स्वदेशी बना लिया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अब डिफेंस में सिर्फ हथियार खरीदने पर ही नहीं जोर दे रहा, बल्कि उन हथियारों के छोटे से छोटे क्रिटिकल पार्ट्स तक भारत में बनाने पर जोर दे रहा है। इसीलिए आज सरकार ने एक बड़ा और एक ऐतिहासिक कदम उठाया। डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी कि DDP ने 6th पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी कर दी है। इनमें से कुल 405 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिफेंस आइटम्स शामिल किए गए हैं, जिनका अनुमानित बिजनेस पोटेंशियल है वो है करीबन 3070 करोड़ रुपए का। इसमें से 16 आइटम्स इंडियन कोस्ट गार्ड के और 389 आइटम्स DPSU से जुड़े हैं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि लिस्ट में सिर्फ स्पेयर पार्ट्स ही नहीं है, बल्कि इसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, Su-30 MKI, LCA और AL-31 FP जैसे इंजन से जुड़े कंपोनेंट्स भी शामिल है। साथ ही T-20, T-90 और BMP-2 जैसे आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स, इसके अलावा वॉरशिप्स और कॉन्कस M, इनवर और MRSAM जैसी मिसाइल सिस्टम से जुड़े आइटम्स भी शामिल किए गए। और ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों। बाकायदा रडार, सोनार, फायर कंट्रोल सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और एंटी टैंक एमुनेशन से जुड़े क्रिटिकल आइटम्स भी भारत में बनाए जाएंगे। बाकायदा इन आइटम्स के लिए स्वदेशीकरण की जो इंडिकेटिव टाइमलाइन है वो तय की जाएगी और इनके स्वदेशी प्रोडक्शन के बाद इनकी खरीद इंडियन इंडस्ट्री से ही की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर MSMEs और स्टार्टअप्स का भी बड़ा रोल होने वाला है। इवन भारत सरकार का जो सृजन पोर्टल है, इसके जरिए जून 2026 तक 33,000 से ज्यादा जो डिफेंस आइटम्स है उन्हें स्वदेशीकरण के लिए इंडस्ट्री के सामने रखा जा चुका है। इनमें से 15,700 से ज्यादा जो आइटम्स है उन्हें सफलतापूर्वक स्वदेशी भी किया जा चुका है। बात साफ हो जाती है कि भारत ने पिछले 5 साल में करीबन 9,000 करोड़ रुपए की बचत की है। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, ये सारा जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ना कि हमारी हर बार पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट आ रही है, इससे एक चीज आप समझिए कि विदेशी लोग क्या है जिनसे हम हथियार खरीदते हैं, वो हथियार बेचने के बाद असली खेल शुरू करते हैं। वो होता है उनका स्पेयर पार्ट्स को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर और बाकी की चीज़ों को लेकर। यानी कि हथियार भी वो बेचते हैं हमको, साथ ही उसका पूरा सपोर्ट जो होता है वो खुद ही देते हैं, ताकि पैसा बराबर उनके पास जाता रहे। इसीलिए भारत ने हर छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान में रखकर इस तरीके के जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उन्हें देश में बनाने के लिए हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, डिफेंस PSUs हैं और स्टार्टअप्स हैं, उनको आमंत्रित कर दिया है। और वो जब इन्हें तैयार करेंगे तो उन्हीं से ही इन्हें खरीदा जाएगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वही दूसरी तरफ DRDO भी कुछ ऐसे स्टेप उठा रहा है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनीज को अब मिसाइल्स और गाइडेड बम बनाने का बड़ा मौका मिल रहा है और DRDO ने इसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्री से प्रपोजल तक मांग लिए है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि DRDO के रिसर्च सेंटर इमरात यानी कि RCI ने अपने मिसाइल सिस्टम क्लस्टर के तहत प्राइवेट इंडियन कंपनीज को मिसाइल और गाइडेड बम्स के को डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए इन्वाइट किया।
इसके लिए कंपनीज को 24 सितंबर 2026 तक अपने प्रपोजल जमा करने होंगे। लेकिन हर कंपनी को इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जा सकता। कंपनी का मिनिमम 100 करोड़ रुपए का एनुअल टर्नओवर होना चाहिए, कम से कम 34 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी बेहतर क्रेडिट रेटिंग होना भी ज़रूरी है। हर मिसाइल या बॉम्ब प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों आमतौर पर 2 इंडस्ट्री पार्टनर सेलेक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा एक्सप्लोजिव से जुड़े काम के लिए कंपनी के पास ज़रूरी एक्सप्लोजिव हैंडलिंग लाइसेंस और प्रोडक्शन ऑर्डर मिलने के 1 साल के अंदर कम से कम 5 टन TNT/RDF क्लास मटेरियल की स्टोरेज कैपेसिटी भी होनी चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखी गई है समर असेसमेंट सर्टिफिकेट की, यानी कि सेलेक्टेड कंपनीज को मई 2027 तक DRDO हेडक्वार्टर से समर असेसमेंट सर्टिफिकेशन हासिल करना होगा। इसके अलावा एक और खास बात यहाँ पर यह है कि DRDO के द्वारा डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन सब को फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन ये नॉन एक्सक्लूसिव रहेगा, जिसका मतलब ये है कि एक टेक्नोलॉजी पर सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी का एक्सक्लूसिव अधिकार नहीं होगा। टेक्नोलॉजी भी तभी ट्रांसफर की जाएगी दोस्तों जब DRDO डेवलपमेंट और ट्रायल्स पूरे कर लेगा। तो ये कदम दिखाता है कि भारत के प्राइवेट डिफेंस सेक्टर को सिर्फ कंपोनेंट्स बनाने तक नहीं, बल्कि एडवांस्ड मिसाइल्स और गाइडेंस वेपन्स के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन इकोसिस्टम में बड़ा रोल मिल सकता है। कुल मिलाकर DRDO की टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता एक मजबूत स्वदेशी मिसाइल इकोसिस्टम को यहाँ पर तैयार करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग केवल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी मिसाइल प्रोडक्शन की फ्रंट लाइन पर लाया जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, वैसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना की तरफ से आ रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 18 प्रोग्राम के तहत करीबन 10,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले 4 नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर बनाए जाने की योजना आगे बढ़ रही है। इस पूरे प्रोग्राम की अनुमानित लागत करीबन 80,000 करोड़ रुपए तक बताई गई है। और यहाँ पर यह बात भी सामने आई है कि ये जहाज 100% स्वदेशी कंटेंट के साथ आएंगे, जिसका मतलब ये है कि जहाज का सिर्फ हल भारत में नहीं बनेगा, बल्कि इसके प्रपल्सन, वेपन्स, सेंसर्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कॉम्बैट सिस्टम में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इन डिस्ट्रॉयर्स के लिए इंडियन शिपयार्ड के बीच कॉम्पिटिटिव बिडिंग होने की भी पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। इसका मतलब है कि प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर की भारतीय शिपयार्ड्स हैं वो इस प्रोग्राम के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं। साइज़ की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि ये जो डिस्ट्रॉयर्स हैं जो कि 10,000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ आएंगे, इनका साइज़ मौजूदा कोलकाता और विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर से बड़ा होगा। फिलहाल ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज है स्वदेशी प्रपल्सन का। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी भारत में मरीन डीजल इंजन्स, गैस टर्बाइंस और जनरेटर जैसी टेक्नोलॉजी पर काम शुरू हो चुका है। हथियारों की बात करें तो इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइलें और स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। इवन एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस जैसे लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वेपन्स भी इस तरीके के फ्यूचर डिस्ट्रॉयर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्षमता हो सकते हैं। फिलहाल अब ये प्रोजेक्ट कई अप्रूवल स्टेज से गुजरना बाकी है, जिसमें कि ये पहले जाएगा डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के पास, फिर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास, और उसके बाद ज़रूरत के अनुसार CCS अप्रूवल मिलने के बाद ही फॉर्मल प्रोक्योरमेंट और बिडिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगा। दोस्तों, भारत की परले मिसाइल को लेकर भी कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल अब केवल इंडियन आर्मी की ही ताकत नहीं रहेगी। यहाँ पर जो अपडेट आई है उसमें बताया गया है कि कम से कम 2 से 3 जो एशियाई देश हैं उन्होंने परले को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया। परले जो कि एक सरफेस टू सरफेस क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, DRDO ने इसे डेवलप किया है। भारतीय कॉन्फ़िगरेशन में इसकी रेंज करीबन 500 किलोमीटर है। इस मिसाइल के जरिए हम दुश्मन के एयरबेसेस, लॉजिस्टिक्स हब, कमांड सेंटर्स, आमुनेशन डिपोस और क्रिटिकल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाई वैल्यू वाले टारगेट्स के खिलाफ कन्वेंशनल प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं। परले की खासियत केवल दोस्तों इसकी रेंज नहीं है, बल्कि ये जब टर्मिनल फेज में मनवर करती है, जिससे इसका ट्रेजेक्टरी ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है और इसे इंटरसेप्ट करना एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए चैलेंजिंग बन सकता है। जो 2 से 3 एशियन कंट्री परले में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उन देशों का नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर अर्मीनिया का नाम जरूर सामने आया है। फिलहाल भारत परले के एक्सपोर्ट वेरिएंट पर भी काम कर रहा है। यहाँ पर एक्सपोर्ट वाला जो वेरिएंट है उसकी रेंज करीबन 290 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। और अगर दोस्तों भारत को कंफर्म ऑर्डर्स मिलते हैं तो भारत मिसाइल के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी आमंत्रित कर सकता है, जैसे कि DRDO ऑलरेडी कर ही रहा है। इससे भारत को एक साथ 2 बड़े फायदे मिलेंगे। पहला, भारतीय सेना के लिए ज़्यादा मिसाइल्स, और दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन क्षमता। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या ब्रह्मोस के बाद परले भारत का अगला बड़ा मिसाइल एक्सपोर्ट बन सकता है? वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत को मिलने वाली आइनस चक्रा 3 सबमरीन को लेकर एक अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर भारत को आइनस चक्रा 3 सबमरीन मिलती है तो ये एक बड़े मिसाइल अपडेट के साथ मिलेगी।
जिससे कि भारतीय नौसेना की अंडर वाटर स्ट्राइक क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत को मिलने वाली अगली लीस्ट रशियन अकुला क्लास न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, जिसे कि हम आईएनएस चक्रा 3 कहते हैं। इसे पहले की चक्रा 2 से ज़्यादा एडवांस वेपन सूट मिल सकता है और ये पनडुब्बी प्रोजेक्ट 971 अकुला क्लास प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और इसके मॉडर्नाइजेशन में इसके सेंसर्स, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम्स और वेपन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कैलिबर PL मिसाइल क्षमता की। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले जो हमारे पास आईएनएस चक्रा 2 थी, उस दौरान सबमरीन लॉन्च रशियन ओरिजिन मिसाइल के एक्सपोर्ट वेरिएंट की रेंज करीबन 300 किलोमीटर तक सीमित थी। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि चक्रा 3 के लिए रशियन नेवी से जुड़े कैलिबर PL फैमिली से ज्यादा कैपेबल मिसाइल भारत को मिल सकती है। अगर भारतीय कॉन्फ़िगरेशन में करीबन 1000 किलोमीटर क्लास की रेंज वाली क्षमता हमें मिलती है, तो ये पनडुब्बी समुद्र से काफी दूर रहते हुए लैंड टारगेट्स पर कन्वेंशनल प्रिसिजन स्ट्राइक करने में भी सक्षम होगी। यानी कि इसका रोल एंटी शिप या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर तक सीमित नहीं रहेगा। ये एक पावरफुल लॉन्ग रेंज लैंड अटैक प्लेटफॉर्म भी बन सकती है। ये एक ऐसी सबमरीन है दोस्तों जो दिखाई दिए बिना लंबे समय तक समुद्र में रह सकती और जरूरत पड़ने पर दूर बैठे टारगेट पर भी सटीक स्ट्राइक कर सकती है। दोस्तों, चाइना के नए स्टेल्थ फाइटर जेट की एक और नई फ्लाइट फुटेज ने अमेरिका तक में भी हलचल मचा दी है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतना बड़ा टेल लेस एयरक्राफ्ट इतनी तेजी से टर्न और क्लाइंब करता हुआ दिख रहा है, जिससे कि वाकई में दुनिया को भी हैरानी हो रही है। इस एयरक्राफ्ट को अनऑफिशियली J-36 के नाम से ट्रैक किया जा रहा है। फिलहाल इसका ऑफिशियल डेजिग्नेशन और एग्जैक्ट क्षमताएं अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। वीडियो में दिखाई देने वाला एयरक्राफ्ट आकार में चाइना के J-20 से काफी बड़ा नजर आता है और इसमें टेल लेस कॉन्फ़िगरेशन दिखाया जा रहा है। इस डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा होता है स्टेल्थ क्षमता का, क्योंकि फाइटर जेट से वर्टिकल और कन्वेंशनल हॉरिजॉन्टल टेल सरफेस को हटाने से रडार रिफ्लेक्शन को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि ऐसा एयरक्राफ्ट कंट्रोल करना काफी चैलेंजिंग होता है। लेकिन यहाँ पर J-36 की जो टेक्नोलॉजी है वो इसे काफी इंटरेस्टिंग बनाती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस एयरक्राफ्ट में एडवांस डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल्स, मूवेबल कंट्रोल सरफेसेस और थ्रस्ट वेक्टरिंग एग्जॉस्ट जैसी टेक्नोलॉजी हो सकती है। नए वीडियो में एयरक्राफ्ट एक शार्प बैंकिंग टर्न लेते हुए क्लाइंब करता हुआ दिख रहा है, जिससे कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि चाइना एक ऐसे हैवी स्टेल्थ प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है जो सिर्फ लॉन्ग रेंज और लार्ज वेपन पेलोड के लिए नहीं, बल्कि हाई मैनुअलिटी के लिए डिजाइन हो सकता है। एक और बड़ी बात है इसके डेवलपमेंट स्पीड को लेकर। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके मल्टीपल फ्लाइंग प्रोटोटाइप्स देखे जा चुके हैं और अलग अलग प्रोटोटाइप्स में नोज, इनटेक्स और एग्जॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन में चेंज दिखाई दे रहा है। और अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये है कि चाइना तेजी से टेस्ट, मॉडिफाई और रीटेस्ट साइकिल चला रहा है। यहीं पर अमेरिका टेंशन में है। फिलहाल J-36 की जो परफॉर्मेंस है वो अभी क्लासिफाइड और अनकन्फर्म्ड है, लेकिन एक बात तो साफ हो जाती है कि चाइना नेक्स्ट जनरेशन एयर कॉम्बैट टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है और अगर ये प्रोटोटाइप्स इसी तेजी से मैच्योर होते रहे तो 6th जनरेशन फाइटर रेस और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकती है। तो फिलहाल तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।